लिखा था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और क्योंकि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया था, इसीलिए मीर जाफ़र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कठपुतली की तरह काम कर रहा था। कहा जा सकता है कि ये वो समय था जब बंगाल की हर एक पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर तय हो रही थी। इसी के चलते बंगाल का पूरा खजाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ फ्लो हो रहा था। और अब बंगाल के खजाने में इतने भी पैसे नहीं थे कि मीर जाफ़र ने नवाब बनने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो उसको भी पूरा कर सके। उसने जैसे तैसे 1757 के अक्टूबर मंथ तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने नवाब बनने से पहले जितना प्रॉमिस किया था उसकी आधी रकम दे पाया। और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब प्रॉमिस किया कि वो बाकी की आधी रकम नेक्स्ट 3 सालों में 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देगा। बट 1758 आते आते सिचुएशन ये हो गई कि बंगाल का खजाना लगभग खाली हो गया। कहने का मतलब ये कि बंगाल का नवाब बनने के लिए मीर जाफ़र ने जो कीमत चुकाई थी उसकी वजह से पूरी की पूरी बंगाल इकोनॉमी सफ़र कर रही थी। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब था। मीर जाफ़र से उनकी डिमांड्स लगातार बढ़ती चली जा रही थी और साथ ही साथ वो मीर जाफ़र के ऊपर ये भी दबाव बना रहे थे कि मीर जाफ़र के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी बैलेंस अमाउंट है वो जल्दी से जल्दी पे करे। बट वो कहाँ से पे करता? बंगाल का खजाना लगातार खाली हो रहा था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मीर जाफ़र इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे और इस चीज़ से निपटने के लिए उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही ये खबर मिली उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक किया और 1759 में ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर दिया। तो अब मीर जाफ़र के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसके थ्रू वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से बाहर निकल सके। यानी अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 1760 तक सिचुएशन ये हो गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बंगाल में कोई भी चैलेंज नहीं था। और यही वो समय था जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के पद से रिज़ाइन कर दिया। पैसा वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमा ही चुका था, तो अब वो यहाँ से रिज़ाइन करके सीधा लंदन चला गया। और उनके बाद बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया हेनरी वेंसिट्रेट को, जो 1760 से लेकर 1765 तक गवर्नर रहे। वेंसिट्रेट ने गवर्नर बनने के बाद मीर जाफ़र के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया और बोला कि नवाब बने हुए 3-4 साल हो गए यार, अपना हिसाब किताब पूरा करो। लेकिन इस बार मीर जाफ़र ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ बोल दिया कि पैसे हैं ही नहीं, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बकाया पैसा है वो दे ही नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी। ऐसे में हेनरी वेंसिट्रेट ने बंगाल काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि यार ये तो पैसे देने से मना कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट रूलर है, तो क्या किया जाए इसका। और अल्टीमेटली बंगाल काउंसिल की इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि अगर ये अपने एग्रीमेंट को पूरा ही नहीं कर पा रहा है तो इसे हटाओ और इसकी जगह किसी दूसरे इंसान को नवाब बनाओ। तो इस तरह की स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इस चीज़ को देखना शुरू किया कि मीर जाफ़र के दरबार में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनाया जा सकता है। और अल्टीमेटली जो नाम सामने आया वो था मीर कासिम का, जो कि मीर जाफ़र का ही दामाद था और उस समय बंगाल की आर्मी का कमांडर इन चीफ भी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना समय गंवाए मीर कासिम के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली। इस सीक्रेट ट्रीटी में ये तय हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनाने में हेल्प करेगी और नवाब बनने के बाद मीर कासिम सबसे पहले तो वो हिसाब किताब चुकता करेगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर जाफ़र के ऊपर बकाया है। इसके अलावा बंगाल की कुछ एडिशनल टेरिटरीज जैसे बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग, इन टेरिटरीज को वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। इसी के साथ साथ ये भी तय हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सदर्न इंडिया के अंदर जो वॉर एफर्ट्स हैं उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए नवाब बनने के बाद मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियली हेल्प करेगा। इसके अलावा इस ट्रीटी में एक और ख़ास बात तय की गई। कहा गया कि सिलेट, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है, वहाँ पर चूने के ट्रेड से जो भी बंगाल को प्रॉफिट होता है उसका 50% प्रॉफिट बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करना होगा। मीर कासिम से इन सभी शर्तों को तय करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और कहा कि अब आप नवाब के पद से हटो और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनने दो। मीर जाफ़र के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो रिटायर हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोटेक्शन में कलकत्ता में जाकर रहने लगा। और उसकी जो पेंशन थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी तय कर दी थी, जिसे बंगाल को पे करना था। चलिए अब फोकस करते हैं बंगाल के नए नवाब मीर कासिम के ऊपर, जिसका रूल बंगाल में 1760 से लेकर 1763 तक चला। तो इवन दो मीर कासिम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बंगाल का नवाब बनने में मदद की थी, लेकिन वो एक बहुत ही कैपेबल लीडर था और वो मीर जाफ़र की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था।
और इसीलिए बंगाल का नवाब बनने के बाद उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भी एग्रीमेंट किया था वो एज इट इज़ फुलफिल कर दिया। यानी कंपनी का अब कोई भी ऑब्लिगेशन उसके ऊपर नहीं था और कंपनी उसके ऊपर अननेसेसरी दबाव नहीं बना सकती थी। और इसके बाद उसने बंगाल के ऊपर एज अ सोवरेन रूलर रूल करना शुरू किया। और ये जो पीरियड है 1760 से लेकर 1763 तक का, इस दौरान मीर कासिम ने बंगाल के अंदर कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की बेहतरी के लिए मीर कासिम ने बंगाल के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स किए। शुरुआत करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर मैप में बंगाल के टेरिटोरियल एरिया को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि उस समय बंगाल का जो टेरिटोरियल एरिया था उसमें आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश शामिल था। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कलकत्ता की लोकेशन को भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो कि उस समय जो बंगाल की कैपिटल थी यानी मुर्शिदाबाद, वो कलकत्ता से मात्र 200 किलोमीटर्स दूर थी। और मीर कासिम का मानना था कि अगर बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप को कम करना है तो बंगाल की कैपिटल कलकत्ता से ज़्यादा दूर होनी चाहिए। और इसीलिए उसने बंगाल की कैपिटल मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर कर दी। ये जो जगह है मुंगेर, ये बेसिकली आज की डेट में बिहार में है, लेकिन लगभग बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर ही है। अंग्रेज़ इस जगह को मोंग्यार बोलते थे और ये जगह कलकत्ता से लगभग 450 किलोमीटर्स दूर थी। बंगाल की कैपिटल ट्रांसफ़र करना मीर कासिम का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप था। अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रोक टोक के बिना अपना काम आराम से कर सकता था। इसके अलावा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए उसने जितनी भी फालतू और रिडेंडेंट पोस्ट थी उन सबको अबॉलिश कर दिया। तो ये तो बात हो गई मीर कासिम के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। चलिए अब बात करते हैं मीर कासिम के मिलिट्री रिफॉर्म्स की। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो उसने ये की कि उसने अपनी आर्मी की जो सुप्रीम कमांड है वो अपने हाथ में ले ली, क्योंकि वो जानता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि वो सामने वाली आर्मी के कमांडर इन चीफ को ही अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति उसके रूल के दौरान ना हो, इसीलिए उसने अपनी आर्मी की सुप्रीम कमांड अपने हाथ में ले ली। और साथ ही साथ उसने आर्मी के अंदर मस्टर रूल्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। कहने का मतलब कि हर दिन अटेंडेंस होती थी कि कौन कौन से सोल्जर्स आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं। इस तरह उसने आर्मी के अंदर एक डिसिप्लिन इंड्यूस किया और उसकी आर्मी भी मोटिवेटेड फील करे, इसके लिए उसने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जारी किए कि अब से हर एक सोल्जर की सैलरी और अलाउंसेस उन्हें सही समय पर मिलने चाहिए, इसमें कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने फॉरेन मर्सनरीज, खासकर आर्मीनियन ऑफिसर्स को एनरोल करना शुरू किया और इन आर्मीनियन ऑफिसर्स से उसने अपनी आर्मी को ट्रेन भी करवाया। और सबसे बड़ी बात ये कि यूरोपियंस की ही तरह उसने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। तो ये थे मीर कासिम द्वारा किए गए मिलिट्री रिफॉर्म्स। चलिए अब बात करते हैं उसके फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की। और आप जानते हैं कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय बंगाल का खजाना बिल्कुल खाली सा ही पड़ा हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले तो उसने सारे ऐसे ज़मींदारों को लाइन अप करा जिन्होंने बहुत समय से सरकार को लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया था, और इससे बंगाल का जो खजाना था वो वापस से भरने लगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले जितने भी फालतू के खर्चे थे, मीर कासिम ने उन सभी खर्चों को कट डाउन कर दिया। लेकिन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के मामले में मीर कासिम ने जो सबसे बड़ी चीज़ की वो था इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट करना। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेडर्स क्या करते थे कि एक लोकेशन से माल उठाते थे और दूसरी लोकेशन जहाँ पर मार्केट है वहाँ पर ले जाकर इसे बेचते थे। लेकिन इस रास्ते में कई जगह पर चेक पॉइंट्स होते थे जहाँ पर बंगाल की सरकार टैक्स कलेक्ट करती थी, और ये टैक्स लगभग 40% तक होता था। लेकिन सिर्फ इंडियन मर्चेंट्स ही ये टैक्स दे रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर कोई भी टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हर चेक पॉइंट पर अपना दस्तक दिखा देते थे। दस्तक बेसिकली एक तरह का परमिट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने ऑफिसर्स के लिए इशू करती थी। हर एक चेक पॉइंट पर इस तरह के पास को दिखाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माल को बिना टैक्स दिए एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा पा रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दस्तक इशू करने की पावर किसने दी? तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 1717 में मुगल एम्परर फर्रुखशियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दी गई थी कि वो बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। और इसी फरमान के बेस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पावर आ गई थी कि वो अपने ऑफिसर्स को ये दस्तक इशू कर सकती थी। और हो क्या रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेड से रिलेटेड गुड्स को तो फ्रीली मूव कर ही रही थी, साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो क्या कर रहे थे कि इस दस्तक का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूसेज के लिए भी कर रहे थे। कहने का मतलब ये कि कंपनी का बिजनेस तो चल ही रहा था, साथ ही साथ वो भी अपना पर्सनल ट्रेड कर रहे थे।
और इसके अलावा भी एक और गड़बड़ी चल रही थी। जो हायर रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इस दस्तक को दूसरी कंपनीज या दूसरे इंडियन मर्चेंट्स को भी बेच रहे थे, और ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। इनफैक्ट मीर कासिम ने इन सब गड़बड़ियों के बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बताया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाने के लिए मीर कासिम ने क्या किया कि उसने बंगाल के अंदर ट्रेड ड्यूटीज़ को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया, इंडियन मर्चेंट्स के लिए भी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी। अब कोई भी बंगाल के अंदर आके फ्रीली ट्रेड कर सकता था बिना कोई टैक्स दिए, लेकिन ये चीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने मीर कासिम को पूछा कि ये कर क्या रहे हो तुम यहाँ, सबके लिए टैक्स क्यों हटा रहे हो? तो मीर कासिम ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि इंडियन मर्चेंट्स को भी फेयर कंपटीशन का मौका मिले। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इतनी दूर से फेयर कंपटीशन करने आए हैं। उन्होंने मीर कासिम को धमकाया कि ये तुम्हारी तरफ से एक एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी है और अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस धमकी को इग्नोर कर दिया और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना समय गवाए 1763 में ही मीर कासिम के ऊपर अटैक कर दिया। मीर कासिम इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो भागकर अवध चला गया। और क्योंकि अब नवाब की पोजीशन बंगाल में खाली हो गई थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को वापस से बंगाल का नवाब बना दिया। और क्योंकि मीर जाफ़र तो एक तरह से ब्रिटिशर्स का ही आदमी था, तो उन्होंने फिर से उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से बंगाल के अंदर ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती थी, जबकि इंडियन मर्चेंट्स के ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज़ वापस से रीइंस्टेट कर दिए गए। और अब अगर हम लोग वापस से मीर कासिम के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं कि मीर कासिम भागकर अवध आ चुका है, जहाँ के नवाब उस समय हुआ करते थे शुजा-उद-दौला। चलिए एक बार मैप में अवध की लोकेशन भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अवध उस समय बंगाल का एक नेबरिंग स्टेट था और मॉडर्न टाइम्स में ये जगह ईस्टर्न यूपी वाला रीजन है। तो ये तो बात हो गई अवध की, जहाँ के नवाब थे शुजा-उद-दौला, और हमने देखा कि मीर कासिम भागकर अवध आ गया है। लेकिन मीर कासिम के अलावा एक और इंसान है जो यहाँ पर भाग कर आया हुआ था। इस व्यक्ति का नाम है शाह आलम टू, और शाह आलम टू के बारे में जानने के लिए हमें मुगल एम्परर्स की एक टाइमलाइन देखनी होगी। और बैटल ऑफ प्लासी वाली वीडियो में हम लोग औरंगज़ेब से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक के टाइम पीरियड की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन बना। तो इनके बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर बने वो थे अहमद शाह बहादुर, जिन्होंने 1748 से लेकर 1754 तक रूल किया। और इनके बाद आए आलमगीर, जिन्होंने 1754 से लेकर 1759 तक रूल किया। अब ये जो आलमगीर टू हैं, इन्हें इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर इमादुल मुल्क ने एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मर्डर कर दिया था। और अवध में बैठा ये व्यक्ति शाह आलम टू बेसिकली आलमगीर टू का ही बेटा था। तो बेसिकली जब आलमगीर टू को मारा जा रहा था तब ये अपनी जान बचाकर अवध में भाग कर आ गया था और यहाँ आकर इसने अपने आप को नेक्स्ट मुगल एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। तो ये बेसिकली एक ऐसा मुगल एम्परर था जिसके पास ना तो कोई अपनी खुद की कैपिटल थी, ना इसका कोई दरबार था, ना इसके पास कोई आर्मी थी। सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी मुगल एम्परर का टाइटल। और यहाँ आकर इसने शुजा-उद-दौला को अपना वजीर नियुक्त कर दिया था, यानी प्राइम मिनिस्टर। हालांकि देखा जाए तो ये पूरी तरह से शुजा-उद-दौला के ही सपोर्ट पे जिंदा था। तो ये तो बात हो गई शाह आलम टू की। अब अगर बात की जाए मीर कासिम की, तो मीर कासिम जब अवध पहुंचा तो इसने शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू को अपने साथ मिला लिया और इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि हम लोग मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के खिलाफ लड़ सकते हैं। और इसके बाद 1764 में इन तीनों ने मिलकर बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया। इनकी फ़ौज को आते हुए देख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनकी ओर बढ़ी और जिस जगह पर इन दोनों की आर्मीज आमने सामने आकर खड़ी हुई वो जगह थी बक्सर। और इसीलिए यहाँ पर ये जो बैटल हुई इसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम टू की हार। इनफैक्ट मीर कासिम को जैसे ही लगने लगा था कि अब बैटल ऑफ बक्सर में उनकी हार होने वाली है, वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद वो ऐसे ही अलग अलग जगह भटकता रहा और बाद में कहीं पर बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ पाया गया। तो ये सब तो हो रहा था इंडिया में, लेकिन वहाँ पर ब्रिटेन में अब ये चर्चा चल रही थी कि यार ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई कि हम लोगों ने मुगल एम्परर को हरा दिया। तो ऐसे में ये तय हुआ कि यहाँ पर मुगल एम्परर वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर जो नेगोशिएशंस होंगे ये कोई एक्सपीरियंस प्लेयर ही करे। और इसीलिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को वापस से इंडिया भेजा गया और इस तरह रॉबर्ट क्लाइव की बंगाल में सेकेंड गवर्नरशिप शुरू हुई 1765 में। और 1765 में ही इन्होंने शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू, जो कि मुगल एम्परर थे, उनके साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कर ली। और इस ट्रीटी के नेगोशिएशन की शुरुआत इन्होंने कुछ इस तरह से की कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि आप दोनों के लिए मेरे पास कुछ गुड न्यूज़ हैं और कुछ बैड न्यूज़। चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से।
इन्होंने शुजा-उद-दौला को कहा कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप अभी भी अवध के नवाब ही रहेंगे, और शाह आलम टू को कहा कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि आप ही मुगल एम्परर हैं। तो शाह आलम टू ने कहा कि इसमें कौन सी गुड न्यूज़ है यार, ऐसे तो मुगल एम्परर बन के मैं बहुत पहले से घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही मेरे पास रहने की जगह। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि यार पूरी बात सुनो पहले, हम आपको सिर्फ ऐसे ही मुगल एम्परर नहीं बना रहे हैं, हम आपको 26 लाख रुपए भी दे रहे हैं। और शुजा-उद-दौला को बोला कि तुम अपनी इलाहाबाद और कारावली जो जगह है वो मुगल एम्परर को सरेंडर करो यार, ये मुगल एम्परर है यार, कब तक दूसरों के टुकड़ों पे पलेगा, इसको अपनी जगह चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम टू को बोला कि ये जो 26 लाख रुपए हम लोगों ने आपको दिए हैं ये कोई फ्री में नहीं दिए हैं, इसके बदले आप एक फरमान जारी करो कि अब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन की दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होंगे। इसका मतलब ये कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शुजा-उद-दौला से वॉर इंडेमनिटी के रूप में 50 लाख रुपए भी ले लिए।